हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सीएपीएफ मेंटोर। आज के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो कि पॉलिटी से रहने वाले हैं। आने वाली वीडियोस में आपको हिस्ट्री के, इकोनॉमी के या ज्योग्राफी के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है कि इस चैनल पर हम आपके लिए ये जो आपका 70 डेज का जो टाइम पीरियड है एग्जाम से पहले पहले का, उसमें आपके एग्जाम से रिलेटेड हर सब्जेक्ट से संबंधित आपको कुछ क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे। ये जो क्वेश्चंस होंगे आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो ये है कि आने वाले जो अभी टाइम पीरियड है 70 डेज का, उस 70 डेज के अंदर हम आपको कम से कम 1000 प्लस क्वेश्चन जो है वो करवा पाएँ। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि ये जो वीडियो है आने वाली और भी उन सभी की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। देखो, ये जो वीडियोस बनाई जा रही हैं इसके पीछे की रैशनैलिटी क्या है वो आप समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस वीडियो का फायदा तभी है अगर जिस पर्पस के लिए बनाई गई है उस पर्पस को आप समझ पाए। यहाँ पर आपको हर वीडियो के अंदर 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो 15 से 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, या फिर मैं बात करूं कि 1000 प्लस जो क्वेश्चन करेंगे वो एग्जाम में आपके एग्जैक्टली सेम टू सेम आ जाएंगे। ऐसे तो चांसेस कम ही बनते हैं। बट यस, पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि वो जो हम 1000 से ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे वो सारे उन सभी टॉपिक्स को कवर करते हैं जो कि एग्जाम में सबसे ज़्यादा रिलेवेंट है, सबसे ज़्यादा पूछे जाते क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं। यूपीएससी जब कोई भी क्वेश्चन डालेगी तो डेफिनेटली क्वेश्चन वहीं से होगा जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, और उन्हीं टॉपिक से आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो आप मान के चलिए कि 1000 जो क्वेश्चन करवाए जाएंगे, उन 1000 क्वेश्चंस में से अगर आपको पूरे एग्जाम्स के अंदर 30-40 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, और आप यहाँ पे इस वीडियोस के थ्रू ये समझने की कोशिश भी करेंगे कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं उसमें टॉपिक कौन सा है जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन एग्जैक्टली भी आ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि नहीं भी आएगा, सेम भी आ सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट यस, आप कोशिश करेंगे कि टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करें, क्वेश्चंस पे फोकस करें, उसके एक्सप्लेनेशन पे फोकस करें। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, एक एक करके हम सभी क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जो आपका सबसे पहले क्वेश्चन है उसके बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल वाज एडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये आपके ऑप्शंस है। टॉपिक पे ध्यान देंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। और उसमें भी अगर बात करें डायरेक्टिव प्रिंसिपल में अमेंडमेंट जो हुई है, मतलब 42nd अमेंडमेंट जो हुई थी 1976 में, उसमें क्या क्या प्रोविजंस ऐड किए गए थे, मतलब बहुत सारे प्रोविजंस थे, उन्हीं में से डायरेक्टिव प्रिंसिपल में क्या ऐड किया गया था उसके ऊपर क्वेश्चन है। तो बात करें क्वेश्चन की, पहली आपकी जो स्टेटमेंट है वो है आपकी, टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। सेकंड है आपकी, टू प्रमोट द इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। और उसके बाद है आपका, टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम स्टेटस फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज। तो यहां पर आपको इतने सारे ऑप्शन नजर आ रहे हैं। इसमें से अगर राइट आंसर की बात करें तो पहला और सेकंड आपका राइट स्टेटमेंट है। आर्टिकल 39 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और 39A जो है आपका, वो इन्हीं चीजों के बारे में बात करता है। ठीक है, तो टू सिक्योर द अपॉर्चुनिटीज ऑफ द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, टू प्रमोट द इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड, ये आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंदर ऐड किया गया था। दैट्स व्हाई ऑप्शन ए जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक, एक्सप्लेनेशन पे भी ध्यान देंगे जो हम धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी पढ़ रहे हैं। इसके अलावा 42nd अमेंडमेंट की बात करें तो उसमें और कई सारे वर्ड ऐड किए गए, जैसे कि आप पढ़ते होंगे, एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि प्रियम्बल के अंदर आपका जो वर्ड था सेक्युलरिज्म वो ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो आप उस अमेंडमेंट्स जितनी हुई है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 42nd अमेंडमेंट एक्ट, तो उसको जरूर पढ़ के जाएंगे पूरे टॉपिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग डू नॉट होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो देखिए, पहली जो स्टेटमेंट है आपकी वो है आपकी अटॉर्नी जनरल, सेकंड है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और उसके बाद तीसरी है मेंबर ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, या फिर तीसरे की बात करें चीफ इलेक्शन कमिश्नर। हु अमंग द फॉलोइंग डू नॉट होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो इसमें अगर ऑप्शंस की मैं बात करूं तो आप देखो, अटॉर्नी जनरल वाला छोड़ दीजिए। अटॉर्नी जनरल का हिसाब किताब क्या है कि अटॉर्नी जनरल रिप्रेजेंट करता है किसको? गवर्नमेंट को। डेफिनेटली ही इज अपॉइंटेड और शी जो भी होगी आपके अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट है डेफिनेटली, बट इनको इनकी पोजीशन से हटाया जा सकता है अगर प्रेसिडेंट चाहे तो। टेन्योर का या फिर उनकी जॉब सिक्योरिटी का कोई ऐसा चीज है नहीं है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, आप जानते हैं सीएजी कैग जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है।
मेंबर ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी। तो ये जो तीन चीजें हैं ना 2, 3 एंड 4, ये तो आपको जानते ही हैं, एग्जाम में अगर दिमाग लगाएंगे तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की। ऑल दो अटॉर्नी जनरल भी इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल क्योंकि वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो अटॉर्नी जनरल आज कोई है, उससे अगले दिन कोई और होगा, इससे कोई बहुत बड़ा फर्क मेरे ख्याल से नहीं देखने को मिलता। बट यस, सीएजी को हटाना एक बहुत बड़ी बात है, मेंबर ऑफ द यूपीएससी को हटाना बहुत बड़ी बात है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए इन लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उसमें रखा गया कि इनको अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट है, ठीक है, लेकिन इनका जो टेन्योर है ना उसको फिक्स किया गया, उसे कम ज्यादा नहीं कर सकते, उनकी सैलरीज में चेंजेस नहीं कर सकते, इसलिए ये जो होंगे 2, 3 एंड 4 वो आपके फिक्स रहेंगे। तो डू नॉट होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये लोग मतलब ये प्रेसिडेंट के हिसाब से अपॉइंट तो होंगे बट उनके हिसाब से हटाए नहीं जा सकते, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, 2, 3 एंड 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस हैं और कहाँ से अडॉप्ट किए गए हैं उसके ऊपर है। ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है, बट यस ऐसा जरूर है, कहाँ से कौन सा सोर्स हमने उठाया कॉन्स्टिट्यूशन का, इसके ऊपर बड़े क्वेश्चन जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो ध्यान रखेंगे, एक अगर आप इसके ऊपर 5-10 मिनट लगाएंगे तो आप इसको डेफिनेटली आसानी से याद कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, कैबिनेट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसमें जो ये क्वेश्चन है ना, मेरे हिसाब से क्वेश्चन आसान है, क्योंकि आप जानते हैं फंडामेंटल राइट आपका कहाँ से है, फ्रांस से नहीं यूएसए से है, ठीक है। उसका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी डेफिनेटली आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, मतलब आयरलैंड बिल्कुल करेक्ट है। कैबिनेट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, ये तो आप जानते हैं हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसके अंदर हमारा जो आज का पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना, जो आज का पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसकी जो फॉर्म है, उसका जो स्ट्रक्चर है, किस तरह से वो रहेगा, उसकी शुरुआत हमें 1935 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था वहीं से देखने को मिलती है, ठीक है। तो वो आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यस, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फंडामेंटल राइट वाला सही नहीं है, बल्कि 2 और 3 आपका सही है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विद रेफरेंस टू द स्टेट इलेक्शन कमीशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेट इलेक्शन कमीशन आप जानते हैं आपका एक इलेक्शन कमीशन सेंटर वाला है, एक स्टेट इलेक्शन कमीशन है, दोनों के वर्किंग जो है तो इलेक्शन कंडक्ट करवाने का, बट अलग अलग डोमेन है जहां पे वो करवाते हैं। तो उसी के ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। पहली स्टेटमेंट है आपकी, इट हैज बीन empowered to conduct the election to the पंचायत through the 23rd constitutional amendment, ठीक है। देखिए, it has been empowered to conduct the election of the पंचायत through the 73rd constitutional amendment, पहली स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, the function of the delimitation, reservation and rotation of the पंचायत seats is vested in the state election commission। तो ये स्टेटमेंट भी हमें बिल्कुल यहाँ पे सही नजर आ रही है, ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट। और उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, स्टेट इलेक्शन कमीशन सबमिट्स इट्स एनुअल रिपोर्ट टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड टू द गवर्नर। देखो 3 स्टेटमेंट आपको यहाँ पे नजर आ रही है, हमें बताना इनमें से करेक्ट कौन सी है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात करें तो बिल्कुल सही बात, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है वो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा जो है प्रोवाइड कर दिया गया था। इससे पहले भी पंचायत के अंदर जो आपके ग्राम पंचायत या पंचायत समिति है ये सब चीजें होती थी, बट वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं था, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो उसको ऐड किया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया, वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ही दिया गया था, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट अगर आप यहाँ पे देखें तो ये वाली स्टेटमेंट सही है, इट हैज बीन एम्पावर्ड टू कंडक्ट द इलेक्शन टू द पंचायती राज थ्रू द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बिल्कुल सही। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, द फंक्शन ऑफ द डिलिमिटेशन, रिजर्वेशन, रोटेशन ऑफ द पंचायत राज इज वेस्टेड विद द स्टेट इलेक्शन कमीशन। अब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में जो इलेक्शंस होते हैं उसको कंडक्ट करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही स्टेट इलेक्शन कमीशन की है, तो डेफिनेटली डिलिमिटेशन, रिजर्वेशन और रोटेशन ऑफ द पंचायत ये भी जिम्मेदारी स्टेट इलेक्शन कमीशन की होगी, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट की अगर बात करूं, स्टेट इलेक्शन कमीशन सबमिट इट्स एनुअल रिपोर्ट टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड टू द गवर्नर। इसमें देखो ये स्टेटमेंट भी आपकी सही होती अगर इसमें कुछ थोड़े बहुत चेंजेस होते। क्या, देखो स्टेट इलेक्शन कमीशन है ना, अपनी रिपोर्ट जो है वो गवर्नर को सबमिट करता है, उसके बाद गवर्नर से ये जो रिपोर्ट है वो आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाती है, ठीक है। तो दोनों को सबमिट करने का काम स्टेट इलेक्शन कमीशन का नहीं है, बट एक के बाद दूसरे के पास जाती है, मतलब गवर्नर को सबमिट करेंगे उसके बाद इलेक्शन कमीशन के पास जाएगी। तो यहाँ पे स्टेटमेंट की बात करें तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, ऑप्शंस हैं आपके, कमीशन बॉडी है, फॉल्स अंडर कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है। तो देखो
सबसे पहले है नेशनल कमीशन ऑफ द माइनॉरिटी, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ द ट्राइबल अफेयर्स। ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, कौन सी बॉडी किसके अंदर आती है ये आपको देखना पड़ेगा। पॉलिटी में, लक्ष्मीकांत में लास्ट में आप देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, ठीक है, उसी में कॉन्स्टिट्यूशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज है वहां से क्वेश्चन काफी आते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा। इसमें देखिए सबसे पहले बात करें नेशनल कमीशन फॉर द माइनॉरिटी, ये जो स्टेटमेंट है, कमीशन है, ये इसके अंडर नहीं आती है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट नहीं आती है, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ द माइनॉरिटीज आपका आता है, उसी के अंदर आपका नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज आएगा। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इट इज कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, बिल्कुल सही बात। नेशनल कमीशन फॉर द एसटी जो है आपका ट्राइबल अफेयर्स में आता है। तो ये दो स्टेटमेंट थी ना, वो तो आप इजीली समझ सकते थे, इसी में प्रॉब्लम थी, और ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज वाला जो है उसके अंदर आएगा, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के अंदर नहीं आएगा। तो यहाँ पे बात करें 2 और 3 आपका सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विद रेफरेंस टू द फाइनेंस कमीशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फाइनेंस कमीशन के बारे में आप जानते हैं, फाइनेंस कमीशन जो है वो आपका कंस्टिट्यूट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट, और अपनी एनुअल रिपोर्ट जो है वो सबमिट करता है राष्ट्रपति के पास, उसी के बारे में है। इट इज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी, द मेंबर्स होल्ड ऑफिस फॉर द 5 years और टिल द 65 years ऑफ द एज। उसके बाद है द मेंबर्स आर एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट। देखो 3 ऑप्शंस है यहाँ पर, हमें बात करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो देखो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, इट इज ए क्वासी जुडिशियल बॉडी। जब आप पढ़ना ही शुरू करोगे ना फाइनेंस कमीशन, तो स्टार्टिंग में ही आपको पहली लाइन में दिख जाएगा, इट इज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी। क्यों? क्योंकि ये समन भी कर सकती है, रिपोर्ट भी कर सकती है किसी पर्सन को, ठीक है। तो इसमें टोटल प्योर जुडिशियल नहीं है, बट क्वासी जुडिशियल है, कुछ कुछ जो फंक्शंस है इसके जुडिशरी की तरह है, तो क्वासी जुडिशियल बॉडी है। बात करें सेकंड स्टेटमेंट की, द मेंबर ऑफ द ऑफिस होल्ड द ऑफिस फॉर 5 years और टिल द 65 years। यहां पे देखो थोड़ा सा ना डिफरेंस है, ये टिल और अनटिल में डिफरेंस है, ठीक है। यहां पर क्या है ना, या तो वो 65 साल की उम्र तक रहेंगे, या फिर वो अपनी 65 साल की 5 year का टर्म में रहेंगे, 5 साल का टर्म पूरा करेंगे, या वो 65 साल की उम्र, वो दोनों चीजें इकट्ठी नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं होगा कि बंदा जब तक 65 साल का हुआ नहीं तब तक उसका टर्म चलता रहेगा, टिल, क्योंकि टिल लिखा ना, टिल 65 years ऑफ द एज। तो 65 साल तक अगर उसका मान लो हुआ ही नहीं, मतलब बंदे की अपॉइंटमेंट होगी, मान के चलिए आप 60 में होगी, ठीक है, 60 की उम्र में था तब उसकी अपॉइंटमेंट होगी, और उसकी अगर ये टिल है, इसका मतलब यह है कि 65 साल तक का जब तक हुआ नहीं तब तक वो रहेगा उस पोजीशन पे, ऐसा नहीं है। 5 years और द 65 years ऑफ द एज, या तो 65 साल का जब हो जाएगा तब उसके टर्म खत्म हो जाएगी, या अगर 65 साल का नहीं हुआ, मान लीजिए 64 का ही है, फिर भी उसके 5 साल पूरे हो गए तो भी खत्म हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट आपकी टिल और अनटिल की वजह से गलत हो जाती है। थर्ड स्टेटमेंट आपकी सही है, द मेंबर्स आर एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट। यस, दोबारा रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 1 and 3 स्टेटमेंट जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इंडिया हैज बीन यूजिंग कॉन्स्टिट्यूशन एज अ बेसिक फ्रेमवर्क विद विच द गवर्नमेंट ऑपरेट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द रीजन फॉर इट। क्वेश्चन का मतलब ये है कि इंडिया जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को यूज करता है एज अ बेसिक फ्रेमवर्क, ठीक है, गवर्नमेंट को ऑपरेट करने के लिए। आपको ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द रीजन फॉर इट, मतलब इनमें से कौन सी ऐसी बात है जो रीजन नहीं है इस चीज का, ठीक है। तो एक एक करके बात करें। जुडिशियल एंड पॉलिटिकल प्रैक्टिस हैव शोन फ्लेक्सिबिलिटी इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहली स्टेटमेंट आपकी सही है। दूसरी स्टेटमेंट की अगर बात करें, द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सूट्स अवर कंट्री, ये भी सही बात है, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन मेक वेरी फार साइटेड एंड प्रोवाइडेड फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द मैनी सिचुएशंस, ये भी सही है। फोर्थ स्टेटमेंट की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सेक्रेड डॉक्यूमेंट एंड कैन नॉट बी चेंज। देखो अब ऐसा जरूर हो सकता है कि पहली दूसरी तीसरी जो स्टेटमेंट है उसमें आपको कुछ कुछ कंफ्यूजन नजर आए, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अनकन्वेंशनल सा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो हो सकता है पहली दूसरी तीसरी स्टेटमेंट में आपको प्रॉब्लम नजर आए, लेकिन फोर्थ स्टेटमेंट तो आपका क्वेश्चन को क्लियर कर देती है। किस तरह से? फोर्थ स्टेटमेंट कह रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ सेक्रेड डॉक्यूमेंट। ठीक है भाई, सेक्रेड डॉक्यूमेंट तो डेफिनेटली है, बट कैन नॉट बी चेंज्ड। कैन नॉट बी चेंज मतलब इसमें अमेंडमेंट नहीं हो सकती है, ऐसा फोर्थ स्टेटमेंट कह रही है। तो हमने पॉलिटी में पढ़ा क्या आज तक? हमने यही पढ़ा ना, मल्टीपल ऑफ द अमेंडमेंट्स हो चुकी है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये स्टेटमेंट तो यहाँ से गलत हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द रीजन फॉर इट, देन दिस इज नॉट द रीजन फॉर इट। ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं हो सकता इसलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन रख रखा है अपने पास, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये लास्ट स्टेटमेंट जो है आपकी गलत है, इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर यही बनेगा, डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु अमंग द फॉलोइंग इज आर नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस आइदर इन द सेंटर और द स्टेट आफ्टर द सीजीज टू होल्ड द देयर रिस्पेक्टिव ऑफिस। मतलब जब वो अपने ऑलरेडी जिस ऑफिस में हैं उसको कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद वो रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। इनमें से वो कौन है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर बात करें, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, मेंबर ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट तो जरूर है, ठीक है। इसमें अगर हम देखें, एक एक करके देखें, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया तो डेफिनेटली प्रैक्टिस कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बार एज आपका एजी बन गए तो उसके बाद फिर आपका कोई पोजीशन ले सकते हैं सेंटर उसमें। मेंबर ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो मेंबर ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में थोड़ा सा एक ट्रिक है, वो ये कि मेंबर ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आपका बन सकता है चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी, ठीक है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन मेंबर्स प्रमोट होकर या फिर अगली अपॉइंटमेंट उनकी एज ए यूपीएससी मेंबर और द चेयरमैन हो सकती है। चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी जो है वो दोबारा से रीअपॉइंट नहीं हो सकता, बट इन्होंने यहाँ पे मेंबर्स लिख रखा है। अगर चेयरमैन लिख रखा होता तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट होती, बट इन्होंने मेंबर्स लिखा, तो मेंबर तो डेफिनेटली चेयरमैन बन सकता है। मान लीजिए आपकी जो बॉडी है यूपीएससी की उसमें 4-5 मेंबर्स हैं, उनमें से कोई भी एक बंदा चेयरमैन भी बन सकता है दोबारा, तो रीअपॉइंटमेंट हो सकती है। तो इसमें अगर रह गया तो एक स्टेटमेंट रहेगी सीएजी वाली, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो आपका होगा, एक अपॉइंटमेंट जो सीएजी में है उसके बाद से रीअपॉइंटमेंट उसकी नहीं हो सकती, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 ओनली, ठीक है। वो दोबारा से कोई दूसरा ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज आर परफॉर्म बाय द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। एक एक करके सभी फंक्शंस को देखते हैं। ये बड़ा ब्रॉड है, मतलब ट्राइबल जो एसटी लोग हैं ना, एसटी ट्राइब्स में जो आते हैं उनसे संबंधित कोई भी जो प्रॉब्लम होगी उसको नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब हैंडल करता है। ये मैंने आपको एक जनरल सी स्टेटमेंट दे दी। अब इसमें देखते हैं क्या क्या चीजें आती हैं। टू सजेस्ट द मेजर टू बी टेकन ओवर द कन्फरिंग ओनरशिप राइट इन रिस्पेक्ट टू द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द एसटी लिविंग फॉरेस्ट एरिया, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, टू इंक्वायर इनटू स्पेसिफिक कंप्लेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द डेप्रिवेशन ऑफ द राइट्स एंड सेफगार्ड ऑफ द एसटी। जिस एरियाज में ये रहते हैं ना, देखो एसटी के अंदर आप जानते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स लोग वो हैं जो कि जनरली आपको ऐसे ट्राइबल एरिया में नजर आते हैं, जंगल ये सब होता है। तो जंगल जो है ना, वैसे पूरे देश के लिए तो वो फॉरेस्ट है, बट इनके लिए वो क्या होता है, इनकी अपनी पर्सनल एक फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेज इनको उन्हीं से मिलते हैं। तो जंगल जो होते हैं इनकी पर्सनल फैमिली मेंबर्स की तरह होते हैं, कम्युनिटी की तरह होते हैं, आप यूँ कह सकते हैं। तो पहली स्टेटमेंट सही है। दूसरी स्टेटमेंट की बात करें तो वो भी सही है, इनटू स्पेसिफिक कंप्लेंट विद रिस्पेक्ट टू द डेप्रिवेशन ऑफ द राइट एंड सेफगार्ड ऑफ द एसटी। यही तो कहा मैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब का। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो सजेस्ट द मेजर्स टू बी टेकन टू इंश्योर द फुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996। ये स्टेटमेंट भी आपकी सही है। आप जानते हैं पंचायत के अंदर जो सीट्स है वो रिजर्व की जाती है एसटी के लिए, एससी के लिए। तो एससी वाला शेड्यूल कास्ट का जो कमीशन है वो देखेंगे, एसटी वाला ये देखेंगे कि प्रॉपर्ली जो इंप्लीमेंटेशन है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये स्टेटमेंट सारी सही है। डी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एनवेज एज द राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन। कौन कौन सी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो मेंशन है? तो पहले की बात करें, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन। सेकंड की बात करें, प्रोहिबिशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। थर्ड की बात करें, प्रोहिबिशन ऑफ द ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड द फोर्स लेबर। तो आप इसमें जानते हैं ये वाला आपका नहीं होगा, एक्सप्लॉयटेशन में नहीं आएगा, ये आर्टिकल 22 के अंदर आएगा, ठीक है। और बाकी की जो है आपके वो आपका इसके अंदर आएंगे, एक्सप्लॉयटेशन के अंदर आएंगे। तो जो स्टेटमेंट 2 है, प्रोहिबिशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, ये आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर आता है, ठीक है। तो 2 और 3 इसका राइट आंसर होगा। दैट्स व्हाई ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। टॉपिक्स पे ध्यान दीजिएगा, कहाँ से आ रहा है, फंडामेंटल राइट से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रिगार्ड टू द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। पहली स्टेटमेंट है आपकी, इट प्रोवाइड्स दैट इंडिया कैन अल्टर एनी लॉ मेड बाय द ब्रिटिश इन रिलेशन ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 इटसेल्फ, जिसके अंदर आपको आज़ादी मिली थी कि सब कुछ भी अमेंड कर सकता है इंक्लूडिंग द इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। ये आपको इस एक्ट के अंदर मिला था। सेकंड स्टेटमेंट है, इट एबोलिश द ऑफिस ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। आपने देखा नहीं, मतलब आज़ादी के बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का ऑफिस देखा नहीं आपने, तो ऑब्वियसली सही बात है। उसके बाद, दो इट डिक्लेयर्ड इंडिया एज द इंडिपेंडेंट, इट डिड नॉट प्रोक्लेम द लैप्स ऑफ द ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी ओवर द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। कि किसी भी तरह का
ये जो आपका वैसे तो इंडिया के अंदर डिक्लेयर जो आपकी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी, बट इट डिड नॉट प्रोक्लेम द लैप्स ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री ओवर द इंडिया प्रिंसली स्टेट। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट आपको यहाँ पे सही नजर आते हैं, इसलिए ऑप्शन डी जो है इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द आर्टिकल 7 ऑफ द एबोलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी। पहली स्टेटमेंट देखें, पहली स्टेटमेंट है इट एबोलिशेस अनटचेबिलिटी एंड इट प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म, सही बात। दूसरा है आर्टिकल 17 इटसेल्फ यही बात करता है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है अनटचेबिलिटी हैज बीन डिफाइंड अंडर आर्टिकल 17, इसको देखेंगे। थर्ड की बात करें, इट इज अवेलेबल अगेंस्ट ओनली द स्टेट, लेट्स सी। और चौथा, इट इज इंप्लीमेंटेड बाय द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। देखो, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 एक्चुअली में ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, और इम्प्लीमेंट इसीलिए किया गया था ताकि आपका जो ये अनटचेबिलिटी वाला है, एबोलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी है, उसके साथ साथ किया गया था। पहली स्टेटमेंट की बात करें, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एट प्रैक्टिस इन फॉर्म, ये बिल्कुल सही है। आर्टिकल 17 तो आपने पढ़ा होगा फंडामेंटल राइट में, साफ साफ लिखा गया है। अनटचेबिलिटी इटसेल्फ इन आर्टिकल 17 ये एक्सप्लेन नहीं किया गया है, ठीक है। वहां पे सिर्फ ये कहा गया कि एबोलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी जो है वो है अंडर आर्टिकल 17, बट अनटचेबिलिटी है क्या उसको एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं किया गया। सेकंड स्टेटमेंट सही नहीं है। ये आप जान सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट अवेलेबल नहीं है। मतलब स्टेट अगर अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता है तो ठीक है, प्राइवेट इंडिविजुअल करता है तो उसको भी सजा होगी, स्टेट को भी होगी, मतलब स्टेट के खिलाफ भी एक्शन होगा, प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ भी होगा। तो ये दो स्टेटमेंट आपकी गलत है। तो पहली और फोर्थ स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे सही नजर आएगी, इसलिए ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन कमेटी एक्सेप्टेड लैंग्वेज एज द क्राइटेरिया ऑफ द रिकॉग्निशन ऑफ द स्टेट, धार कमेटी, जेवीपी कमेटी, फजल अली कमेटी। इस क्वेश्चन से हम क्या कहना चाह रहे हैं, लैंग्वेज कमीशन, लैंग्वेज कमीशन बनाए गए थे ना आपके, उन सभी कमीशंस को पढ़ना, या फिर वो सारे जो कमीशन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आते हैं। तो इसमें अगर बात करें ऑप्शन 3 आपका फजल अली कमीशन, आई थिंक 1956, ठीक है, उस टाइम पर ये जो कमीशन बनाया गया था, इसमें जो क्राइटेरिया रखा गया था स्टेट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो सिर्फ लैंग्वेज थी। लैंग्वेज के बेसिस पे कमीशन को बोला गया था कि स्टेट को रीऑर्गेनाइजेशन है वो करनी है, किस तरह से किया जाएगा वो सारा कुछ ये कमीशन ने काम करना था। तो फजल अली जो है कमीशन, ये इसका राइट आंसर है, ऑप्शन 3 जो होगा इसका। आप जितने भी लैंग्वेज रीऑर्गेनाइजेशन जो हुआ था उसके ऊपर जो भी टॉपिक्स हैं उनको ध्यान में रखेंगे, वो सारे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं। उसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, अ रिलीजियस डिनोमिनेशन मस्ट सेटिस्फाई विच ऑफ द फॉलोइंग नेसेसरी कंडीशन इन ऑर्डर टू एक्सरसाइज द फ्रीडम ऑफ मैनेज रिलीजियस अफेयर। आर्टिकल 26, मतलब आर्टिकल 26 के अंदर जो रिलीजियस अफेयर को मैनेज करने की परमिशन मिलती है, उस परमिशन की अगर बात की जाए तो उनमें से कौन कौन सी डिनोमिनेशन मस्ट सेटिस्फाई होनी चाहिए, उसके बाद ही आप अपना रिलीजियस अफेयर्स को प्रैक्टिस कर सकते हो। तो पहली चीज़ यहाँ पे क्या है, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विद द सिस्टम ऑफ बिलीफ, बिल्कुल सही है। अब कोई अकेला बंदा खड़ा होकर तो नहीं कह सकता कि भाई मैं इस रिलीजन को मानना शुरू करता हूँ और उस हिसाब से कुछ भी बनाना शुरू कर दे, तो डेफिनेटली ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होने चाहिए। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, ग्रुप विद द कॉमन ऑर्गेनाइजेशन, एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, ग्रुप होगा, कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होगी। उसके बाद है कलेक्टिव हैज अ डिस्टिंक्टिव नेम, मतलब इनका जो है एक नेम भी होना जरूरी है रिलीजन का। द ग्रुप हैज़ अ रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ इट्स ऑन, इसकी बुक्स, किताबें, जो भी चीज़ें हैं वो आपकी होगी। उसके अलावा अ लीडर हु प्रीचेज अ डिस्टिंक्ट डॉक्ट्रिन, एक लीडर्स जो आपके वो होंगे। तो देखो इसमें सारी स्टेटमेंट की बात करें तो चारों पांचों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहला है आपका फर्स्ट स्टेटमेंट, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज्म। उसका सेकंड है टू एनकरेज द पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज, टू पे द टैक्सेस एंड कास्ट द वोट। तो देखो आप जब फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ोगे पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो बाद में ऐड किया गया था, ऑब्वियसली ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी फंडामेंटल ड्यूटीज, बट जब आप फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ोगे तो उसमें आपको साफ साफ नजर आ जाएगा, ये जरूर वहाँ पे देखने को मिलेगी आपको, साइंटिफिक टेम्पर एंड द ह्यूमनिज्म। उसके बाद टू पे टैक्सेस, टू कास्ट द वोट, ये जो है ना आपका वर्कर्स का मैनेजमेंट, इंडस्ट्रीज के अंदर मैनेजमेंट में रोल, वो आपका DPSP के अंदर है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका 1, 3 एंड 4 होगा। तो यहाँ पे आप मान के चलिए 1, 3 एंड 4 ऑप्शन सी होगा जो इसका राइट आंसर होगा। ओके,
सो ये आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। तो यस, आज के सेशन में हमारे इतने ही क्वेश्चन हैं। 15 क्वेश्चन हमने आज किए हैं, 15 क्वेश्चन पहले थे। इस तरह से करते करते हम आपके 1000 प्लस क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि तभी आपको जो वीडियोस की अपडेट है वो मिलती रहेगी। किसी भी तरह का कोई डाउट है, सजेशंस है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वी विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स और क्वेश्चन जो भी है आप होंगे। इसके अलावा आप कोई सजेशन है आपका तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि और जो अदर एस्पिरेंट्स हैं उन तक भी ये वीडियो पहुंच पाए और उनको भी बेनिफिट एग्जाम में हो पाए। अगली बार मिलेंगे कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।